हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसकी आखिरी 7 से चल रही है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों, 2 मिनट लगा के करेंगे रिवाइज कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, एक फ्लो बनाएंगे, फिर देर आफ्टर करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, फिर हमने मतलब समझा था इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स और बिजनेस के अंदर सारी चीजें। फिर 3 रीजन देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करते हैं। फिर हमने स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखा था कि हम 4 तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कैसे आ सकते हैं। पहला था हमारा मर्चेंडाइज, दूसरा था हमारा सर्विसेज, तीसरा था हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, चौथा था हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देयर आफ्टर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखा था कि कंट्रीज को क्या क्या फायदा होता है, और दूसरा फर्म्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे होते हैं। फिर हमने चालू करा था चैप्टर का सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, जो हमारी 2 क्लास के अंदर गया था। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब इंडिया से, हमारी कंट्री से कोई सामान दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, सर्विसेज हो, कैपिटल, कुछ भी हो, उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। जो एक्सपोर्ट करता है उसे एक्सपोर्टर बोलते हैं, और जो दूसरी कंट्री में सामान खरीद रहा होता है उसे इंपोर्टर बोला जाता है। फिर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है। फिर हमने लेंथीएस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वरना यही 10-15 मिनट ले जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आप लास्ट 2 क्लासेस के अंदर अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर को बताया है। फिर बच्चों हमने स्टार्ट किया था किसके बारे में, इंपोर्ट ट्रेड के बारे में स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, कि इंपोर्ट किसे कहते हैं और इंपोर्ट क्यों किया जाता है। जब भी हम दूसरी कंट्री से जब सामान खरीदते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इंपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। जो खरीदने वाला पर्सन होता है उसे इंपोर्टर बोला जाता है, और जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसे एक्सपोर्टर बोला जाता है। फिर हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। सबसे पहला था, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए करते हैं। दूसरा, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं। तीसरा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो हम दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन्स या फिर अदर एसेंशियल कमोडिटीज को इंपोर्ट करते हैं। चौथा, अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करने के लिए। और पांचवा, जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नेशनल डिफेंस की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंपोर्ट प्रोसीजर को। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरी कंट्री से जब हम सामान खरीद के अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो इसे इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या देखा था, ट्रेड इंक्वायरी। हम सामने वाली कंट्री के पर्सन से पूछते हैं भैया कैसे दिया, फिर वो हमको रिप्लाई में कोटेशन भेजते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस में, भैया ऐसे दिया। फिर देर आफ्टर सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा था, हम इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं। ठीक है, कुछ गुड्स के कैटेगरी के लिए इंपोर्ट लाइसेंस का लेना जरूरी होता है, तो हम इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं। और कहां लेते हैं, वही 2 जगह पर, या तो डीजीएफटी के पास मिलेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास मिलेगा, या फिर हमको कहां मिलेगा, रीजनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के पास मिलेगा। उसके बाद हम बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक्स के पास एप्लीकेशन देते हैं कि हमको इतना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, प्लीज हमको परमिशन दीजिए कि हम फॉरेन एक्सचेंज को खरीद सके। फिर वो हमको क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं। उसके बाद हम अपने बैंक के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बैंक भैया हमको लेटर ऑफ क्रेडिट दो, जिससे हम अपने एक्सपोर्टर को भेज सके कि हाँ भाई, हमारी तरफ से कोई भी पेमेंट का रिस्क आपको नहीं है। उसके बाद हम पैसों का इंतजाम करते हैं, जैसे हमारे पास सामान आएगा हम तुरंत उसको क्लियर करवा लेंगे पेमेंट करने के लिए। अदरवाइज हमको पेनल्टीज वगैरह भरनी पड़ सकती है, जो अगर हमने सामान नहीं क्लियर करवाया तो। यहां तक क्लियर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन, जो हमने अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से याद हो जाने चाहिए। पहला हमने इंक्वायरी की, दूसरा हमने इंपोर्ट लाइसेंस लिया, तीसरा हमने फॉरेन एक्सचेंज को ऑब्टेन किया, चौथा हमने ऑर्डर दिया, पांचवा हमने लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, और छठा हमने फाइनेंस को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। यहां तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं 7 पॉइंट के थ्रू। और 7 पॉइंट क्या दे रखा हमारे पास, रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। अब जरा इसको करेंगे जूम और देखेंगे कि इसके अंदर क्या दे रखा है। रीड करते हैं बच्चों। After loading the goods on the vessel, the overseas supplier dispatches the shipment advice to the importer. The shipment advice contain information about the shipment of the goods. बच्चों, एक्सपोर्टर जब भी शिप में सामान चढ़वा देता है उसके बाद वो हमको क्या भेजता है, वो शिपमेंट एडवाइस भेजता है। अब बच्चों क्या होती है शिपमेंट एडवाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि जैसे ही हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम फोन कर देते हैं कि देखो हमारा सामान चढ़ चुका है, हम आपको जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो वैसे ही वो हमको फोन करके क्या दे रहा है, शिपमेंट एडवाइस दे रहा है कि आपकी भाई तरफ से सामान चढ़ चुका है। और उस इंफॉर्मेशन में वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, उस एडवाइस के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, जरा रीड करते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द शिपमेंट एडवाइस इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज इनवॉइस नंबर, bill of lading, airway bill number and date, name of the vessels with date, the port of export,
डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी एंड द डेट ऑफ सेलिंग ऑफ वेसल। तो वो ये सारी चीजें बताता है। इनवॉइस नंबर मतलब बिल का नंबर बताएगा, बिल ऑफ लेडिंग का नंबर बताएगा और डेट बताएगा कौन सी डेट पे वो बिल ऑफ लेडिंग दी गई थी। ये भी बताएगा कि हाँ भाई कौन सी डेट पर कौन सी शिप पे सामान चढ़ा था, कहां से सामान चढ़ा था, द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी, क्या क्या सामान हम बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, और शिप कब चलना स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीजें वो शिपमेंट एडवाइस के अंदर बताएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। 8th पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्लास से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों को याद हो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, सिक्योरिंग पेमेंट। जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीजर की लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैं आपको पॉइंट बताया था सिक्योरिंग पेमेंट। उसके अंदर हमने नेगोशिएशन देखा था। ठीक है, एज अ एक्सपोर्टर हमने क्या किया था, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा था कि इस डॉक्यूमेंट पर साइन करके दे, तभी हम आपको देकर सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। याद आ रहा है? वैसे अब हम सिचुएशन में उल्टी जगह पर पहुंच चुके, अब हम सामान इंपोर्ट करा रहे हैं। तो एक्सपोर्टर बंदा जब वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा तो डॉक्यूमेंट्स के संग क्या भेजेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजेगा। और फिर वो हमसे बोलेगा कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके दो, एक्सेप्ट करके दो हमको, तभी वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमको देगा। ये चीज क्लियर हो रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब वो जो एक्सपोर्टर है, सामने वाला पर्सन है, वो हमको डॉक्यूमेंट्स की फाइल तो देगा, लेकिन साथ साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी देगा, और उससे हमें क्या बोलेगा, इस पर साइन करके दो। इस पर साइन करके दोगे तभी ये फाइल आपके हाथों में आएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। रीड करते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर क्या दे रखा है। हैविंग शिप्ड द गुड्स, the overseas supplier prepared a set of necessary documents as per the terms of contract and the letter of credit and hand it over to his banker for their onward transmission and negotiation in a manner specified in the letter of credit। हम क्या करेंगे, हम अपने बैंक के पास जाएंगे और बैंक से बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, और उसका बैंक हमारे बैंक को क्या बोलेगा, फाइल दे देंगे, लेकिन बदले में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन करके देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया? तो वही चीज के अंदर लिखा हुआ है, जो ओवरसीज सप्लायर है, जो एक्सपोर्टर है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा जैसा कि उसके अंदर बता रखा है, और फिर वो अपने बैंक के थ्रू भेज देगा और नेगोशिएट करवाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? अब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है वो जरा रीड करते हैं। द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉर्मली कंटेन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, जिस पर साइन करके हमको वापस करना पड़ेगा, कमर्शियल इनवॉइस बिल हो गया, बिल ऑफ लेडिंग एयरवे बिल, ठीक है, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हमको भेजेगा। ठीक है, आपको बस क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके देना पड़ेगा। वो उसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। याद आ रहा है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या दे रखा है, द बिल ऑफ एक्सचेंज accompanying the above documents is also known as documentary bill of exchange। ठीक है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है, सिर्फ उसका नाम बता दिया है, क्या, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट रेलेवेंट। ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या दे रखा है इसके आगे, द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे ही हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके उसको वापस कर देंगे, वो हमको डॉक्यूमेंट दे देगा, उसी को क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। उसको वो बोलते हैं क्या, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे रीड करते हैं। वंस द रिटायरमेंट इज ओवर, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आ गए, द बैंकर हैज इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर, और जैसे ही नेगोशिएशन होता है तो वो सारी फाइल बैंक हमको दे देगा। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमारे पास क्या आती है, शिपमेंट एडवाइस आती है, जिसके अंदर हमको डॉक्यूमेंट्स के नंबर दे रखे होते हैं कि ये नंबर के बिल आपके पास आएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसका बैंक हमारे बैंक को क्या देता है, एक फाइल देता है, फाइल के संग वो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करते ही वो डॉक्यूमेंट्स हमारे हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बिल्कुल सही, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, वो उनको क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम इसे क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। दैट्स इट। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। 9th पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, अब शिप हमारे पास, हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गया है, मतलब हमारे पास गुड्स आ गए हैं। तो 9th पॉइंट क्या है, अराइवल ऑफ गुड्स। रीड करेंगे,
गुड्स आर शिप्ड बाय द ओवरसीज सप्लायर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो शिप में सामान चढ़वा देगा। द पर्सन in charge of the carrier, ship or airway informs the officer in charge at the dock or at the airport about the arrival of the goods in the importing country। बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छी बोली है। अब कोई शिप इंडिया में आ रहा है तो इंडिया वालों को थोड़ी ना पता है कि उसके अंदर क्या क्या सामान आ रहा है। आई रिपीट, इंडिया में कोई शिप आ रहा है, इंडिया के अंदर कोई एयरपोर्ट लैंड कर रहा है, तो हमको थोड़ी ना पता है कि वहां से क्या क्या सामान आ रहा है। तो सबसे पहले जो भी शिप का क्या होगा, कैप्टन होगा, या फिर जो हमारा एयरवे, जो भी एयरप्लेन का जो भी हेड होगा, जो भी पायलट होगा, वो एक लेटर देगा। किसको लेटर देगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेटर देगा, या फिर जिस पोर्ट पर शिप आएगा वहां की अथॉरिटीज को लेटर देगा और उनको बताएगा कि हम क्या क्या सामान लेकर आ रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस शिप में सामान आ रहा है या जिस एयरप्लेन से सामान आ रहा है, उसका हेड एयरपोर्ट को या फिर पोर्ट अथॉरिटीज को एक लेटर देगा, एक डॉक्यूमेंट देगा, एक फाइल देगा, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स बताएगा कि हम किस किस का कितना कितना सामान लेकर आ रहे हैं और आप हमको वहां पर लैंड करने की, वहां पर सामान रखवाने की परमिशन दीजिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। रीड करते हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कैरियर, कैरियर मतलब जिसके थ्रू सामान आ रहा है, चाहे वो शिप के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो एयरप्लेन के थ्रू आ रहा हो, informs the officer in charge at the dock or at the airport about the arrival of the goods in the importing country। वो ये बताएगा कि हम सामान लेकर आ रहे हैं। He provides a document called import general manifest। ठीक है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट देगा जिसके अंदर कौन कौन सी गुड्स आ रहे हैं? वो देगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। फिर से रिपीट करता हूं, जो अगर मैं शिप लेकर आ रहा हूं कंट्री के अंदर, तो मैं उनकी कंट्री के जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज है या फिर जो पोर्ट पे जो भी अथॉरिटीज है, उनको मैं कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट दूंगा। क्या है वो डॉक्यूमेंट? रीड करते हैं। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, कि कौन कौन सा सामान लेकर आ रहे हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच अनलोडिंग ऑफ द कार्गो टेक प्लेस, और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम क्या करेंगे? अनलोडिंग करेंगे, कि सामान शिप से डॉक पर आ जाए या फिर एयरप्लेन से एयरपोर्ट के लैंड पर आ जाए। ये क्लियर हो गया? जैसे वो लिस्ट देंगे तो वो लिस्ट के हिसाब से टिक टिक लगाते जाएंगे और सामान को अनलोड करते जाएंगे, उतारते जाएंगे। आई होप बच्चों आपको यहां तक 9 के 9 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार एक काम करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं 9 के 9 पॉइंट्स, और उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे 10 पॉइंट और इंपोर्ट प्रोसीजर को करेंगे खत्म। बच्चों सबसे पहले क्या हुआ था? ट्रेड इंक्वायरी हुई थी। यहां तक क्लियर हो गया? हमने उनसे सामान पूछा था कैसे दिया, फिर वो हमको कोटेशन सेंड करते परफॉर्मा इनवॉइस में कि ऐसे दिया। फिर देर आफ्टर हमने सेकंड पॉइंट के अंदर क्या किया था? इंपोर्ट लाइसेंस लिया था। थर्ड स्टेप के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम किया था, बैंक के पास अप्लाई किया था कि हमको पैसा चाहिए, हमको इतना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो हमको परमिशन दे रहे थे, सैंक्शन कर रहे थे। उसके बाद हमने ऑर्डर दिया था कि ये सामान चाहिए। उसके बाद हमने लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर कहां भेज दिया था? एक्सपोर्टर के पास भेज दिया था। उसके बाद हमने पैसों का इंतजाम करना चालू कर दिया था। जब वहां से सामान चढ़ गया था तो हमारे पास क्या आ गई थी? शिपमेंट एडवाइस आ गई थी कि आपका सामान चढ़ चुका है, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दे रखी थी। ठीक है, अब वो उसका बैंक हमारे बैंक को क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर रहा है, और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या मांगा? बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर मांगा। तो जैसे हमने उनको बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर करके दिया, उन्होंने हमको पूरी फाइल दे दी, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं हमको गुड्स के लिए। इस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया? रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बोल दिया। उसके बाद गुड्स सामान हमारे लैंड पर आ गए, इंडिया के अंदर आ गए, हमारी कंट्री में आ गए। एंट्री करने से पहले जो भी शिप होता है या जो भी एयरप्लेन का जो हेड होता है, वो डॉक्यूमेंट देगा कि ये सामान आ रहा है, और इसी के बेसिस पे सारा सामान उस जगह पर उतारा जाएगा। यहां तक 9 के 9 पॉइंट क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। अब बच्चों 10th पॉइंट बात करते हैं, और लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर इंपोर्ट प्रोसीजर का, दैट इज कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। बच्चों मैंने जब आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था जब भी हम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है, कस्टम लॉज लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज अब यहां पर आ गया है, कस्टम क्लियरेंस। तो कोई भी सामान जब इंडिया के अंदर आता है तो पहले उसको कस्टम से क्लियर करवाना पड़ता है। रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसके अंदर क्या दे रखा है, और फिर इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। ऑल द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया हैव टू पास थ्रू कस्टम क्लियरेंस आफ्टर दे अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर्स। तो जैसे ही सामान इंडियन बॉर्डर्स के अंदर आ जाता है,
तो बिना कस्टम क्लियरेंस करे करे इंडिया के लैंड पर जाएगा नहीं, पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए नहीं अलाउड होगा। ठीक है, तो पहले आपको कहां से क्लियर करवाना पड़ेगा? कस्टम से क्लियर करवाना पड़ेगा। और कस्टम से क्लियर करवाने की जो प्रोसेस होती है वो सिंपल नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची लगती है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चलता है। तो ऐसे केस के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो खुद कस्टम से क्लियर करवाएं, वो एक पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं, वो एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं। उनको, इन एजेंट को क्या बोला जाता है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, सीएनएफ एजेंट शॉर्ट में बोला जाता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट मतलब वो सामान को क्लियर करवाएंगे और वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये चीज क्लियर हुआ? रीड करते हैं। Custom clearance is somewhat a tedious process and called for completing number of formalities. बहुत ज्यादा formalities होती है। Therefore, it is advised that importers appoint CNF agents who are well versed with such formalities and play an important role in getting the goods custom clear. ठीक है, इसलिए क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इंपोर्टर्स को यह बोला जाता है कि आप एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट या सीएफ एजेंट को अपॉइंट कर लो, इनको जिनको सारी डिटेल्स पता होती है, ये आपका काम इजीली करवा देंगे। ओके, आगे रीड करते हैं। फर्स्टली, द इंपोर्टर हैज टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर which is otherwise known as endorsement of delivery। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर मैं इंपोर्टर हूं, मुझे सामान की डिलीवरी चाहिए, तो मुझे डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ेगा। और डिलीवरी ऑर्डर कहां मिलता है, कैसे मिलता है, जरा रीड करते हैं। जनरली व्हेन द शिप अराइव्स एट द पोर्ट, द इंपोर्टर ऑब्टेन एंडोर्समेंट ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। द एंडोर्समेंट इज डन बाय द कंसर्न शिपिंग कंपनी। In some cases, instead of endorsing the bill, the shipping company issues a delivery order। तो जो शिपिंग कंपनी होती है, जिस शिप से सामान आ रहा होता है, उसकी जो कंपनी होती है, वो बिल ऑफ लेडिंग के पीछे ही हमको लिख के दे देती है कि ये सामान किसको डिलीवर होना है। तो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास फाइल आती है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आता है? बिल्कुल सही, डिलीवरी ऑर्डर आ जाता है। और डिलीवरी ऑर्डर का एक दूसरा नाम क्या दे रखा है इन्होंने? एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे रीड करते हैं। दिस ऑर्डर entitles the importer to take the delivery of goods। Of course, the importer has to first pay the freight charges before he or she can take the possession of the goods। आपके पास डिलीवरी ऑर्डर आ गया, लेकिन पहले आपको भाड़े के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ठीक है, उसने सामान भेज दिया, ठीक है, अब आपके पास जो सामान आ रहा है उसके भाड़े के पैसे कौन पे करेगा? आप पैसे पे करोगे। या तो उन्होंने पे कर दिए, अगर उन्होंने पे कर दिया तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। अगर उन्होंने पे नहीं करे तो फ्रेट के चार्जेस कौन पे करेगा? आप लोग पे करोगे। अगर आपने पहले से पे कर रखे हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको डिलीवरी तुरंत मिल जाएगी। और अगर आपने पे नहीं करेंगे तो पहले आप क्या करोगे? बिल्कुल सही, आप फ्रेट चार्जेस पे करोगे, उसी के बाद आपको डिलीवरी दी जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे रीड करते बच्चों, क्या दे रखा है इसके अंदर? The importer has to also pay dock dues and obtain port trust dues receipt। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था? आपने फ्रेट चार्जेस पे करे थे, तब जाकर आपको क्या मिला था? डिलीवरी ऑर्डर मिला था। याद आ रहा है? या तो आपका फ्रेट ऑलरेडी पे हो जाना चाहिए, या फिर आप फ्रेट पे करोगे तब आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है? अभी आपका सामान किस में पड़ा हुआ है? शिप में पड़ा हुआ है, या तो अभी आपका सामान एयरपोर्ट के प्लेन में पड़ा हुआ है, अभी उसे अनलोड करना रह गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है? अब अनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन का नाम होता है एप्लीकेशन टू इंपोर्ट। आई रिपीट, उनको अनलोड करने के लिए, सामान को नीचे उतारने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन टू इंपोर्ट। अब सवाल आता है कि एप्लीकेशन देनी कहां पड़ेगी? तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में। आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और 2 कॉपी देनी पड़ेगी, एक आपकी कॉपी होगी, एक उनकी कॉपी होगी। तो आपको 2 कॉपीज एप्लीकेशन टू इंपोर्ट की कौन से ऑफिस में जमा करनी होगी? लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सामान को क्या कर दो? अनलोड कर दो। ये चीज क्लियर हो गया? उसके बाद रीड करते हैं। The landing and the shipping dues office levies a charge for services of the dock authorities which has to be borne by the importer। तो जो भी अनलोडिंग का खर्चा होगा, क्योंकि आपका सामान नीचे उतारा जा रहा है, प्रॉपर जगह पर रखा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? डॉक पर जो लोग हैं उनकी सर्विसेज ले रहे हो, तो उनका खर्चा भी किसको बियर करना पड़ेगा? इंपोर्टर को बियर करना पड़ेगा। आगे क्या दे रखा है?
after payment of dock charges. After payment of dock charges, the importer is given back one copy of the application as the receipt. जो ऊपर आपने अभी दो एप्लीकेशन दी थी ना, तो एक वो साइन करके आपको दे देंगे कि हाँ भाई आपने पेमेंट कर दिया, और उस रिसीट का नाम क्या होता है? पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीट, कि आपने अनलोडिंग का खर्चा पे कर दिया। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। पहले हमने फ्रेट का बिल पे किया ऑलरेडी, या तो पे हो जाना चाहिए या फिर आप पे करोगे तब आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन टू इंपोर्ट की 2 कॉपीज किसके पास जमा कराते हो? लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस के पास जमा कराते हो, जिससे वो लेवी चार्ज करते हैं कि हाँ भी आप अनलोडिंग करवा रहे हो, आप उनके लोगों की सर्विसेज ले रहे हो, तो उसका भी खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। और जब आप पेमेंट कर देते हो तो एक कॉपी आपको वापस दे दी जाती है कि हाँ भाई आपने पेमेंट कर दिया है, और उस पेमेंट को या उस रिसीट को क्या बोला जाता है? पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीट बोला जाता है। यहां तक तो क्लियर हो गया? हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बच्चों, लेकिन हमको पता तो होना ही चाहिए। तभी तो बच्चों ये बोलते हैं अब भाई तुम्हारे मतलब करनी है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करो, सारा काम करवा लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या करवा लिया? अनलोड भी करवा लिया। अब अनलोड करवाने के बाद टैक्स कैलकुलेशन की बारी आती है। ठीक है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो लगती है ना बच्चों, कस्टम क्लियरेंस में कस्टम ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी। तो कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री। रीड करेंगे बच्चों, क्या दे रखा है? The importer then fill in a form bill of entry for the assessment of custom imports duty। क्योंकि आपने इंपोर्ट कराया, आपने सामान खरीदा है, तो ऐसे में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स दोगे कि क्या सामान मंगाया है, कितने रुपए का सामान मंगाया है, क्या क्या उसमें खर्चे हुए, सारा खर्चा, सारा ब्यौरा आप उस बिल ऑफ एंट्री में दोगे। किसको? कस्टम ऑफिसर्स को दोगे। ये चीज समझ में आ रही है? रीड करते हैं। द इंपोर्टर देन फिल्स इन अ फॉर्म बिल ऑफ एंट्री फॉर द असेसमेंट ऑफ कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी। One appraiser examines the document carefully and gives the examination order. The importer procured the said document prepared by the appraiser and pays the duty. जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो बिल ऑफ एंट्री का, वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली चेक करते हैं, ड्यूटी वगैरह बताते हैं कि आपका कितना टैक्स बनता है, और आप उनसे टैक्स पे कर देते हो। ये चीज क्लियर हो गया? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑर्डर दिया जाता है कि जो आपने बिल ऑफ एंट्री में बताया है कि इतने रुपए का सामान है, वो फिर फिजिकली चेक किया जाता है कि एक्चुअल में इतने रुपए का ही सामान है ना, आपने कोई घपलेबाजी तो नहीं करी है। क्योंकि टैक्स किस पे लगेगा? प्राइस पे लगेगा। आपने प्राइस कम बताई हो तो टैक्स भी कम लगेगा। तो वो फिजिकली चेक करते हैं कि जितनी प्राइस आपने बताई है, क्या उस पर एक्चुअल में उतनी प्राइस है, क्या वो उतना ही गुड्स का प्राइस है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इसमें चेक करी जाती हैं। वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, आफ्टर पेमेंट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी द बिल ऑफ एंट्री इज टू बी प्रेजेंटेड टू द डॉक सुपरिटेंडेंट। आगे क्या दे रखा है? द सेम हैज टू बी मार्क्ड बाय द सुपरिटेंडेंट एंड द एग्जामिनर विल बी आस्क्ड टू फिजिकली एग्जामिन द गुड्स इंपोर्टेड। तो जो बिल ऑफ एंट्री आपने साइन कर दी, फिल कर दी, ड्यूटी भी पे कर दिया, फिर वो डॉक्यूमेंट किसके पास जाता है? डॉक सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, जहां पे आपका सामान पड़ा हुआ है। फिर वो एग्जामिनर को बोलेगा कि चेक करो, फिजिकली एग्जामिन चेक करो, जो इन्होंने प्राइस बताई है, जो क्वांटिटी इन्होंने बताई है, क्या उतनी ही है। ये चीज क्लियर हो गया? उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, रीड करते हैं। द एग्जामिनर गिव हिज रिपोर्ट ऑन द बिल ऑफ एंट्री। तो जब एग्जामिनर चेक कर लेता है तो वो अपनी रिपोर्ट देता है कि बिल ऑफ एंट्री पे क्या क्या चीजें हैं। The importer or his agent present the bill of entry to the port authority. After giving the necessary charges, the port authority issues the release order. तो जैसी बिल ऑफ एंट्री को एग्जामिनर कर दिया, आपके सारे ड्यूज क्लियर हो गए, उसके पास पोर्ट अथॉरिटी क्या बोलती है? सामान को ले जाओ। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो बच्चों इसी के साथ हमारा फाइनली इंपोर्ट प्रोसीजर भी खत्म होता है। और इस इंपोर्ट प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, दैट इज कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट मुझे नहीं लगता कि आपको रिवाइज कराने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या था उन पॉइंट्स के अंदर, जिससे आपको एक बार रिवाइज हो जाए। सबसे पहले क्या हुआ था, आपने इंक्वायरी करी थी, उन्होंने कोटेशन सेंड करी थी। दूसरा, आपने इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया। तीसरा, आपने बैंक के पास जाके फॉरेन एक्सचेंज भी ले लिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ खरीद लेना। उसके बाद आपने ऑर्डर दिया, उसके बाद आपने लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, उसके बाद आपने पैसों का इंतजाम किया। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी।
उसके बाद शिपमेंट एडवाइस है, क्या क्या सामान आने वाला है। उसके बाद हमने रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट किया, मतलब क्या, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट के संग बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, हमने साइन करके उनको बिल ऑफ एक्सचेंज वापस कर दिया और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ले लिए, जिसको हमने क्या बोल दिया, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद गुड्स आ गए, जो शिप का जो कैप्टन होगा या फिर एयरप्लेन का जो पायलट होगा, जो हेड होगा, वो जहां पर सामान उतारा जाएगा वहां पर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा जिसका नाम क्या है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जो ये बताएगा क्या क्या सामान आ रहा है और इसी लिस्ट के हिसाब से सामान को अनलोड किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद मेन पॉइंट जो आ रहा है कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा। डिलीवरी ऑर्डर कौन देती है, शिपिंग कंपनी देती है जो शिप लेकर आ रही है। या तो आपका फ्रेट पे होना चाहिए, या तो वो पे कर देगा जिसने सामान भेजा है, या फिर कौन पे करेगा, आप करोगे जिसने सामान मंगाया है। या तो फ्री डिलीवरी होगी या फिर डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। फ्री डिलीवरी है तो आपको डिलीवरी ऑर्डर तुरंत मिल जाएगा, और अगर फ्री डिलीवरी नहीं है तो पहले आप फ्रेट चार्जेस पे करो, उसके बाद आपको डिलीवरी ऑर्डर मिल जाता है। डिलीवरी के साथ उसके बाद आपको सामान को अनलोड करवाना पड़ता है। अनलोड कराने के लिए आपको एप्लीकेशन टू इंपोर्ट देनी पड़ती है। वो कहां देनी पड़ती है, लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में देनी पड़ती है, 2 कॉपीज देनी पड़ती है। और जो सारा चार्जेस पे करने के बाद एक कॉपी आपको दे देंगे, और उसको कॉपी को क्या बोला जाता है, पोर्ट ट्रस्ट ड्यू रिसीव बोला जाता है, कि आपने सारे चार्जेस पे कर दिए। उसके बाद आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो कि भैया टैक्स बताओ कितना देना है, तो वो टैक्स भर देते हैं। उसके बाद आपके गुड्स को फिजिकली एग्जामिन किया जाता है कि जो आपने बोला है, जितनी प्राइस बोली है उतने की गुड्स है कि नहीं, और सारे खर्चे सारे चार्ज दे दवाने के बाद आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाता है कि हाँ आप घर ले जा सकते हो। आई नो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट मैं इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर की और इंपोर्ट प्रोसीजर की एक रिवीजन वीडियो भी आपको बनाकर दूंगा, जिसके अंदर शॉर्ट में स्टोरी वाइज पूरे अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि हाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, और उनको याद करने की एक टेक्निक भी बताऊंगा। पूरा चार्ट बनवाऊंगा आपको अच्छे से सुंदर सा, जिसमें हम देखेंगे बिल्कुल सही कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है। तो बच्चों दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा इंपोर्ट प्रोसीजर को पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में तो बहुत ही मजा आया। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आज की क्लास के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बिजनेस स्टडीज एंड होने वाली हमारी बहुत ही जल्द, और फिर हम नए सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। तो नए सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचेगी जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।